हाल ही में 24 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा ने अपना एक सितारा खो दिया। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। आज हम सिर्फ उनकी फिल्मों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि उनके 65 साल लंबे सफर की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब के एक छोटे से गांव का एक शर्मीला लड़का धर्म सिंह देओल कैसे हिंदी सिनेमा का पहला ही मैन बना। और सबका प्यारा गरम धर्म भी। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज भी बहस होती है कि क्या उनकी वो सुपरस्टार वाली छवि ने उनके अंदर के बेहतरीन एक्टर को कभी पूरी तरह से बाहर आने दिया। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहेगा। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। धर्मेंद्र का जन्म हुआ पंजाब के नसराली गांव में, लेकिन उनके सपनों का शहर तो बंबई था। और वो बंबई आए भी, लेकिन यहाँ जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी फिल्मों में दिखती है। काम नहीं मिला, संघर्ष बहुत था। हाँ, इतना कि वो वापस भी चले गए थे एक बार। बिल्कुल, एक मोड़ पर तो वो इतने निराश हो गए कि सब कुछ छोड़कर वापस पंजाब चले गए और एक अमेरिकन ड्रिलिंग कंपनी में नौकरी करने लगे। सोचिए, कहानी वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन खत्म नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि वो वापस लौटे? जुनून, एक्टिंग का जुनून। उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन में एक टैलेंट हंट का विज्ञापन देखा। अच्छा। वो नौकरी छोड़कर फिर बंबई आ गए। इस बार वो टैलेंट हंट में दूसरे नंबर पर आए। तो फिर तो काम मिल जाना चाहिए था। हाँ, लगना तो यही चाहिए, लेकिन जीत के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि अब काम मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर वो टूटने की कगार पर थे। और कहते हैं कि उस वक्त मनोज कुमार ने उन्हें संभाला था। हाँ, मनोज कुमार उनके अच्छे दोस्त थे और उन्होंने ही धर्मेंद्र को रुकने के लिए मनाया। कहा कि तुम यहीं रुको, हम साथ में काम करेंगे। और फिर उन्हें पहली फिल्म मिली 1960 में, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन एक चेहरा लोगों की नजरों में, आप कह सकते हैं, आ गया था। लेकिन वो एक चेहरा एक सुपरस्टार कैसे बना? वो ब्रेक थ्रू मोमेंट कब आया? वो आया 1966 में। फिल्म थी फूल और पत्थर। फूल और पत्थर। इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हुई और यहीं से उनकी वो ही मैन वाली इमेज बननी शुरू हुई। कमीज उतार कर एक्शन करने का ट्रेंड शायद वहीं से शुरू हुआ। हाँ, इसी फिल्म के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना एक सनसनी बन चुके थे। उनकी पॉपुलैरिटी की आंधी में बड़े बड़े स्टार्स का करियर डगमगा गया था। तो धर्मेंद्र उस आंधी में कैसे टिके रहे? यही तो धर्मेंद्र की खासियत थी। राजेश खन्ना की रोमांटिक लहर के बीच धर्मेंद्र अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। वो सिर्फ एक्शन नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। उसी दौर में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम जैसी फिल्म की 1969 में। हाँ। आज भी समीक्षक और पता है खुद धर्मेंद्र उसे अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानते हैं। लेकिन यहां से वो सवाल फिर खड़ा होता है। कौन सा? सत्यकाम जैसी फिल्में समीक्षकों को पसंद आईं, पर बॉक्स ऑफिस पे चली फूल और पत्थर जैसी फिल्में, तो जनता ने उन्हें किस रूप में ज्यादा पसंद किया? एक एक्शन हीरो के तौर पर। हाँ, और 70 का दशक आते आते तो उन्होंने इस इमेज को और भी पुख्ता कर दिया। बिल्कुल। 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म ने इंडस्ट्री का ट्रेंड ही बदल दिया। रोमांस का दौर थोड़ा पीछे हटा और एक्शन फिल्मों की एक नई लहर शुरू हो गई। और उसके पोस्टर बॉय थे धर्मेंद्र। एग्जैक्टली। 1972 तक आते आते सीता और गीता और राजा जानी जैसी सुपरहिट फिल्मों के साथ वो अपने दौर के सबसे बड़े और सबसे महंगे सितारों में से एक बन गए। वो अब सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक सुपरस्टार थे। और 1973 का साल वो तो किसी भी एक्टर के लिए एक सपने जैसा होगा। जुगनू, यादों की बारात, लोफर, कहानी किस्मत की। एक ही साल में इतनी बड़ी हिट्स। कमाल है। और यादों की बारात सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, वो एक मील का पत्थर थी। किस लिहाज से? उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसे हम आज मसाला फिल्म कहते हैं। मसाला फिल्म? थोड़ा और बताइए इसके बारे में। मतलब एक ही टिकट के दाम में सब कुछ, एक्शन, ड्रामा, बिछड़े हुए भाई, कॉमेडी, रोमांस और जबरदस्त गाने। हाँ, ये एक ऐसा खाका था, एक ऐसा टेम्पलेट जिसने अगले 20 सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। नासिर हुसैन ने इस फॉर्मूले को परफेक्ट किया और इसने फिल्म मेकिंग को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल दिया। और फिर इस दशक का सबसे बड़ा धमाका हुआ शोले 1975 में। आज तो ये एक क्लासिक है, लेकिन मैंने सुना है कि जब ये रिलीज हुई थी तब इसका हाल कुछ और ही था। बिल्कुल, ये बात आज किसी को भी हैरान कर सकती है, लेकिन शोले रिलीज के पहले 2 हफ्तों में एक बड़ी फ्लॉप मानी जा रही थी। फ्लॉप? हाँ,
रिव्यूज बहुत खराब थे। दबाव इतना ज्यादा था कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी और राइटर सलीम जावेद ने क्लाइमैक्स बदलने तक का सोच लिया था। क्या बदलने का सोचा था? वो जय यानी अमिताभ बच्चन के किरदार को जिंदा रखने वाले थे। एक मिनट, अगर जय नहीं मरता तो शोले वो शोले नहीं रहती जो हम जानते हैं। बिल्कुल वो दोस्ती, वो कुर्बानी, फिल्म का पूरा असर ही खत्म हो जाता। सही कहा। और शायद दर्शकों ने भी यही महसूस किया। धीरे धीरे बिना किसी बड़ी पब्लिसिटी के सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म चल पड़ी और ऐसी चली कि इतिहास बन गया। इसने 60 गोल्डन जुबली का रिकॉर्ड बनाया। इसे आज के संदर्भ में समझते हैं। गोल्डन जुबली का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 60 अलग-अलग सिनेमा घरों में ये फिल्म 1 साल तक, मतलब 50 हफ्ते लगातार चलती रही। 50 हफ्ते? हाँ, आज के दौर में जहां बड़ी से बड़ी फिल्में भी 3 या 4 हफ्तों में थिएटर से उतर जाती हैं, ये आंकड़ा लगभग अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो ये फिल्म 5 साल से ज्यादा चली। और इसी दौर में हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक बन गई। बिल्कुल। तो 80 के दशक के अंत तक वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह थे। हुकूमत 1987 में उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उन्होंने एक ही साल में 7 सफल फिल्में देने का रिकॉर्ड 2 बार बनाया, 1973 और 1987 में। लेकिन फिर हवा का रुख बदला। इंडस्ट्री में नए चेहरे आ रहे थे। खान तिकड़ी का उदय हो रहा था। हाँ, ऐसे में एक स्थापित सुपरस्टार के पास क्या रास्ते बचते हैं? और यही धर्मेंद्र का करियर एक बहुत ही अप्रत्याशित लेकिन समझदारी भरा मोड़ लेता है। जब बड़े बैनर और बड़े डायरेक्टर युवा सितारों के साथ काम करने लगे, तब धर्मेंद्र ने कम बजट की एक्शन फिल्मों की ओर रुख किया। हाँ, और प्रेस और कई शहरी दर्शकों ने इसे उनके करियर में एक गिरावट के तौर पर देखा। इसे बी ग्रेड फिल्मों का दौर कहा गया। लेकिन क्या इस रणनीति ने उनकी विरासत को थोड़ा कमजोर नहीं किया? मतलब अमिताभ बच्चन जैसे उनके समकालीन कलाकार जहां बड़े पर्दे पर अपनी गरिमा बनाए हुए थे, वहीं धर्मेंद्र का? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता भी है। लेकिन अगर हम फिल्म समीक्षक विजय लोकपल्ली के विश्लेषण को देखें तो ये गिरावट नहीं बल्कि एक शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। कैसे? इसे समझने के लिए हमें भारत के फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना होगा। मतलब ए, बी और सी सर्किट? एग्जैक्टली। ए सर्किट यानी मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर, बी और सी सर्किट यानी छोटे शहर और कस्बे। अच्छा। जब खान्स और अक्षय कुमार ए सर्किट पर राज कर रहे थे, तब धर्मेंद्र ने बी और सी सर्किट के दर्शकों को अपना बना लिया। ये वो दर्शक थे जो आज भी अपने पुराने एक्शन हीरो को देखना चाहते थे। बिल्कुल। ये फिल्में कम बजट में जल्दी बन जाती थी और अपने सर्किट में खूब पैसा कमाती थी। तो ये सिर्फ एक व्यवहारिक रणनीति नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा के अर्थशास्त्र में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। हाँ। धर्मेंद्र ने समझ लिया था कि स्टारडम सिर्फ बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक ऐसे दर्शक वर्ग को साधा जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा शायद भूल रहा था। बिल्कुल। एक तरह से उन्होंने स्टारडम का लोकतांत्रिकरण किया और साबित किया कि एक सुपरस्टार बिना बड़े बैनरों के भी प्रासंगिक रह सकता है। लेकिन ये भी सच है कि इस दौर में उनकी फ्लॉप फिल्मों की संख्या भी बहुत बड़ी। हाँ, वो बड़ी, करीब 180 के आसपास बताई जाती है। लेकिन वो लगातार काम करते रहे। तहलका 1992 एक लीड हीरो के तौर पर उनकी आखिरी बड़ी हिट थी। चलिए अब उनके फिल्मी पर्दे से हटकर उनकी निजी जिंदगी की बात करते हैं, जो हमेशा सुर्खियों में रही है। उनकी पहली शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी, फिल्मों में आने से बहुत पहले। उनसे उनके 4 बच्चे हैं, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। फिर फिल्मों में आने के बाद हेमा मालिनी से उनका रिश्ता बना और उन्होंने शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना। ये उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद खबरों में से एक थी। बिल्कुल थी। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। हाँ, 2004 से 2009 तक वो बीकानेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद रहे। ये उनके करियर का एक दिलचस्प अध्याय था। पर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। कई लोगों ने इसे एक सुपरस्टार की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश के रूप में देखा, लेकिन उनके आलोचकों का कहना था कि वो जमीनी हकीकत से कटे हुए थे। संसद में उनकी कम उपस्थिति इस बात का प्रतीक बन गई कि शोहरत और राजनीतिक प्रभाव 2 अलग-अलग चीजें हैं। इन सब बातों के बीच जो एक बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतने सफल करियर के बावजूद उन्हें कभी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड नहीं मिला।
ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। उन्हें 4 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड कभी नहीं मिला। और जब 1997 में उन्हें फिल्मफेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो मंच पर उनके आंसू छलक पड़े थे। उन्होंने कहा था, मैंने बहुत अवार्ड जीते हैं लेकिन ये एक अवार्ड मुझे कभी नहीं मिला। वो दर्द उनकी आवाज में साफ महसूस हो रहा था। लेकिन शायद उस शाम उन्हें अवार्ड से भी बड़ा सम्मान मिला था। यकीनन, जब दिलीप कुमार, जिन्हें वो अपना आदर्श मानते थे, उन्हें अवार्ड देने मंच पर आए तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, जब भी मैं भगवान से मिलूंगा तो मेरी एक ही शिकायत होगी, आपने मुझे धर्मेंद्र जितना सुंदर क्यों नहीं बनाया। वाह! मुझे लगता है ये सिर्फ उनके लुक्स के बारे में नहीं था, ये उस सहजता और मासूमियत के बारे में था जो उनके चेहरे पर हमेशा दिखती थी, चाहे वो एक्शन सीन कर रहे हो या कॉमेडी। सलमान खान उन्हें आज भी अपना आइडल मानते हैं। जया बच्चन ने उन्हें ग्रीक गॉड कहा था। और 2012 में सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो अगर हम उनके पूरे करियर का सार निकालें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हैं 300 से ज्यादा फिल्में। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल फिल्में देने वाले अभिनेताओं में से एक। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर भी। हाँ, उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स के तहत घायल और बरसात जैसी फिल्में बनाई, जिनसे उन्होंने अपने बेटों सनी और बॉबी को लॉन्च किया। अपने आखिरी सालों में वो फिल्मों की चकाचौंध से दूर लोनावाला में अपने फार्म हाउस पर एक शांत जिंदगी जी रहे थे। हाँ, सोशल मीडिया पर अपनी कविताएं और खेती के वीडियोस शेयर करते थे। उनकी आखिरी फिल्म 21 अब उनके जाने के बाद रिलीज होगी। और वो अपने पीछे वही सवाल छोड़ गए हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। निबंधकार मुकुल केसवन ने भी इस पर लिखा है कि क्या धर्मेंद्र की अभिनय प्रतिभा को कभी उसका पूरा हक मिला? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके गुड लुक्स और ही मैन की इमेज इतनी बड़ी हो गई कि उसके पीछे का एक्टर छिप गया? या शायद इसलिए कि जब उन्होंने सत्यकाम, अनुपमा या चुपके चुपके में बेहतरीन काम किया तो वो या तो हीरोइन केंद्रित फिल्में थी या मल्टी स्टारर, जहां क्रेडिट बढ़ जाता था। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर सिनेमा के प्रशंसक हमेशा सोचते रहेंगे। शायद उनकी सबसे बड़ी सफलता ही उनकी सबसे बड़ी सीमा बन गई। वो इतने बड़े स्टार थे कि लोग ये भूल गए कि वो कितने अच्छे एक्टर भी हैं। और शायद यही एक महान कलाकार की असली विरासत होती है। क्या? कि वो अपने पीछे कुछ आसान जवाब नहीं बल्कि कुछ मुश्किल सवाल छोड़ जाते हैं।